नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैप माई इंडिया के बारे में। मैनेजमेंट गाइडेंस के अनुसार ये कंपनी 35 to 40% CAGR से ग्रो हो सकती है। तो क्या ये सही समय हो सकता है स्टॉक को खरीदने का? आइए चर्चा शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है डिस्कशन, तो बने रहिए एंड तक। कंपनी के बारे में जान लेते हैं। डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है। प्रोडक्ट सेगमेंट्स में दो हैं, मैप्स एंड डेटा। इनके जो प्रोप्राइटरी डिजिटल मैप्स हैं उसको मैप्स एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आईओटी एंड प्लेटफॉर्म, इसमें जो इनका आईओटी डिवाइसेस हैं और जो एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर है उसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंडिया के लीडिंग प्रोवाइडर हैं एडवांस्ड डिजिटल मैप्स में, जियो स्पैथियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजीज में। डिजिटल मैप्स प्रोवाइड करते हैं नेविगेशन के लिए, एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी प्रोवाइड करते हैं। मार्केट सेगमेंट्स दो हैं मेजरली, A&M, ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक। ये काफ़ी ऑब्वियस है, जैसे कार्स और नेविगेशन के लिए। अगर दूसरा वाला सेगमेंट देखें, C&E, कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो मैप माई इंडिया के यूज़ केसेस हैं वो बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेबल हैं, जैसे हम आगे भी देखेंगे। प्राइमरली जो डिफरेंस है गूगल मैप से, गूगल मैप्स हम जनरली यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, नेविगेशन के लिए। तो ये B2C हो गया क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स को टारगेट करती है। लेकिन मैप माई इंडिया बिजनेसेस को टारगेट करती है, तो वो B2B या B2B2C सेगमेंट में प्राइमरली काम करती है। मेजर रेवेन्यूज़ इनका बिजनेसेस से ही आता है। हालांकि इनकी एक ऐप है मैपल, जिसको कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आप भी इसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसे गूगल मैप्स में हमें कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे फ्लाईओवर चढ़ना है या उसके साथ वाली रोड लेनी है, तो इस जो मैप माई इंडिया की मैपल ऐप है उसमें वो आपको क्लियरली पता चल जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। मैप माई इंडिया के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो सिर्फ ऑटोमोटिव में ही नहीं, बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ में भी एप्लीकेबल हैं। ऑटोमोटिव में तो ऑब्वियस है क्योंकि उसमें जो इनबिल्ट नेविगेशन डिवाइसेस हैं, कनेक्टेड व्हीकल्स हैं, शेयर्ड एंड ईवी मोबिलिटी है, और यहीं से इसका मेजर रेवेन्यू भी आता है। लेकिन ये ई कॉमर्स में, फूड डिलीवरी में, जैसे आप जोमेटो और स्विगी में ट्रैक कर पाते हैं कि आपका डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुँचा। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में, जहाँ पे अगर आप फ्लीट मैनेजमेंट करते हैं, आपके पास बहुत सारे ट्रक्स हैं, तो वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। BFSI में भी, जैसे HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस भी इसके कस्टमर्स हैं। तो जैसे अगर आप नियरेस्ट ATM या नियरेस्ट ब्रांच ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं। रिटेल, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट में भी, जैसे अगर आप एक ज़मीन का एनालिसिस कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो आप मैप माई इंडिया की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। रेलवेज़ एंड वाटरवेज़, तो एप्लीकेशन और जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। कंपनी के कस्टमर्स के बारे में देख लेते हैं। B2B या B2B2C सेगमेंट में है, 850 प्लस कस्टमर्स हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड मैप एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म के। अब तक 2250 प्लस एंटरप्राइज कस्टमर्स को ये सर्विस दे चुके हैं। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म के रहते हैं, 3 से 5 साल के, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एक बार कंपनी इनकी सर्विसेज यूज़ करने लगती है तो उस कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। और इस कंपनी के लिए एक रेवेन्यू प्रिडिक्टेबिलिटी हो जाती है आने वाले फ्यूचर के लिए। इनके क्लाइंट्स में बहुत जाने माने नाम हैं, बहुत ही डाइवर्स इंडस्ट्री से हैं। तो एक साइड मैकडोनल्ड्स है, एक साइड ऊबर है, ओला भी इनका क्लाइंट है, HDFC बैंक, एयरटेल, और गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो इसरो, नीति आयोग और बहुत सारे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये डायरेक्टली काम करते हैं। लीडरशिप टीम का एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मिस्टर राकेश वर्मा जो को फाउंडर एंड CMD हैं, उनका 47 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है। वो BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिट्स पिलानी से पास आउट हैं और MBA इन्होंने किया ईस्टर्न वाशिंगटन यूनिवर्सिटी USA से। रश्मि वर्मा जी जो को फाउंडर एंड CTO हैं, उनका भी BTech केमिकल इंजीनियरिंग IIT रुड़की से है।
एमएससी इन्होंने ईस्टर्न वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी यूएसए से किया है। रोहन वर्मा जी जो होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ हैं, उनका 17+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया है। ये भी काफ़ी हैंड्स ऑन है बिजनेस में। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया यूएसए से, और एमबीए इन्होंने किया लंदन बिजनेस स्कूल से। तो बहुत ही जाने माने रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ाई करी है, और इन सब का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। बाकी अगर आप मैनेजमेंट टीम के बाकी लोगों को देखें, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है। Q2 के नंबर्स देखें तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू, एबिटा एंड पैट। रेवेन्यू ग्रो हुआ है 19.4% ईयर ऑन ईयर से। एबिटा ग्रो हुआ है 32.5% ईयर ऑन ईयर से। एबिटा मार्जिन्स बहुत ही सॉलिड हैं, 44.5% के हैं। मैप लेड बिजनेस का एबिटा मार्जिन्स भी बहुत ही हाई हैं, 56.4% के। आईओटी लेड बिजनेस के एबिटा मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं लगातार। अगर आप देखें तो Q2 FY24 में 8.2% के रहे हैं। अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो Q1 FY24 में ये 6.3% के थे। पैट ग्रोथ भी 30.3% से ग्रो हो रहा है, और पैट मार्जिन्स 33.4% के रहे हैं। मार्केट सेगमेंट ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक का अगर हम देखें तो Q2 FY23 से Q2 FY24 की ग्रोथ रही है 22.9%, और अगर हम हाफ ईयरली कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर तो वो ग्रोथ रही है 23.5% की। कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का देखें तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली 15.7% का ग्रोथ है, और हाफ ईयरली अगर आप कंपेयर करें H1 FY23 का नंबर था 69.2, H1 FY24 का नंबर है 91.5, मतलब हाफ ईयरली के टर्म्स में ग्रोथ रही है 32.2% की। इनकी जो मैपल ऐप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप गूगल मैप से कंपेयर करें तो आपको फ्लाईओवर और नेविगेशन में थोड़ा सा बेटर फील होगा, तो आप इसको डेफिनेटली डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ इनके कुछ IoT डिवाइसेस भी हैं जिनको भी आप मैप माई इंडिया से परचेज कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स को और डिटेल में देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें अगर क्वार्टर्स का तो 19.4% से। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट ग्रो हुआ है 23.3% से। एबिटा ग्रो हुआ है 32.5% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है 30.3% से। तो नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। रिजल्ट्स Q2 के एकदम स्टेलर हैं। बेसिक हाइजीन नंबर्स देख लेते हैं। स्टॉक का PE 91.7 तक पहुंच गया है, इस पे हम बाद में आएंगे। ROCE का नंबर 29% का बहुत ही अच्छा है। ROE 22.4%, ये भी बहुत ही अच्छा नंबर है। डेट कंपनी का नेग्लिजिबल है, और कंपनी ने डेट को रिड्यूस भी किया है। प्रॉफिट ग्रोथ प्लेस्ड परसेंटेज 0 है, और कोई भी नंबर आप उठा के देख लीजिए तो सारे नंबर्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इस स्टॉक में वैल्यूएशंस का एक प्रॉब्लम है, वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, उस पर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। सेल्स की ग्रोथ के नंबर्स अगर लॉन्गर टर्म में देखें तो बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर्स भी ओवर अ लॉन्गर टर्म अगर आप देखें तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है कंपनी। कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। 3 इयर्स का अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 20% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 72% का है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पावर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छे लेवल्स पे मेंटेन्ड है। कैश फ्लो कंपनी का काफ़ी शानदार है। अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें 2018 से लेकर अब तक तो बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हुआ है, 100 करोड़ तक पहुंच गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ऊपर की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। FIIs और DIIs के पास जो शेयर है उन्होंने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया हुआ है ओवर अ लॉन्गर टर्म। अगर आप देखें पब्लिक ने भी अपनी शेयर होल्डिंग लॉन्गर टर्म में मेंटेन करी हुई है। रीसेंट पास्ट में अगर आप पिछले क्वार्टर में देखें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो मतलब प्रोमोटर्स ने थोड़ा सेल किया है, बट ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। कंपनी की गाइडेंस बहुत ही एग्रेसिव है। अगर आप देखें
तो ये 35 to 40% की CAGR की ग्रोथ की गाइडेंस है, जो काफ़ी एम्बिशियस लग रही है। ये देखना होगा कि क्या ये कंपनी इन नंबर्स पे डिलीवर कर पाती है कि नहीं। इनका प्लान है रेवेन्यू माइलस्टोन का 1000 प्लस करोड़ का FY27 और FY28 का। थोड़ा सा एम्बिशियस लग रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इन्होंने वैसे अपना पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट दिया है डिफरेंट सेगमेंट्स में, और ये किस तरह से इसको अचीव कर पाएंगे ये भी इन्होंने डिटेल आउट किया है। अगर आप देखें तो ये ऑटो OEM सेगमेंट में FY27-28 तक 3 टाइम्स ग्रो करना चाहते हैं, कॉरपोरेट में 5 टाइम्स, गवर्नमेंट में 6 टाइम्स और मोबिलिटी में 10 टाइम्स। क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है तो ये अचीवेबल भी हो सकता है, बट इन जनरल नंबर्स थोड़े से एम्बिशियस हैं। कंपनी के पास ऐसा क्या खास है जो ये 35 to 40% CAGR की ग्रोथ गाइडेंस दे पा रही है। पहला पॉइंट, B2B एंड B2B2C मार्केट लीडर है। अगर आप एक कंपनी है जो B2C सेगमेंट में है, आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाना। जैसे मैं कभी जोमेटो यूज़ कर लूँगा, कभी स्विगी यूज़ कर लूँगा, कभी मैं ब्रिटानिया का बिस्किट ले लूँगा, कभी मैं मैरिको का बिस्किट ले लूँगा, तो मेरी कोई लॉयल्टी ज़्यादा नहीं रहती है किसी एक ब्रांड की तरफ। लेकिन अगर एक कंपनी जब एक वेंडर के साथ एसोसिएट होती है, अगर वेंडर अच्छी सर्विसेज दे रहा है तो कंपनी जनरली स्विच नहीं करती है। और इस केस में तो डायरेक्ट कंपटीशन भी नहीं है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अवेलेबल भी नहीं है। तो अगर कोई कंपनी मैप माई इंडिया से बहुत खुश नहीं भी है तो भी इसको एसोसिएटेड रहना पड़ता है और लॉन्ग टर्म तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क करते हैं। सेकेंड, एवर एक्सपैंडिंग यूज़ केस। जैसे हमने देखा ऑटोमोबाइल्स के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे मैप माई इंडिया काम कर रही है, और बहुत सारे नए क्षेत्र भी इमर्ज हो रहे हैं। जैसे ड्रोन्स एक इमर्जिंग एरिया है मैप माई इंडिया के लिए, क्योंकि ड्रोन्स एक बहुत बड़ी लैंड को एनालाइज करते हैं, तो वहाँ पे मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। लार्ज एड्रेसेबल मार्केट इन इंडिया विद इंडस्ट्री टेलमेंट्स, ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इसरो इनका बहुत बड़ा क्लाइंट है। इसरो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको मैप्स की लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है। इंडिपेंडेंट ग्लोबल जियोस्पैथियल प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स हैं। देखिए, किसी भी नई कंपनी को सेटअप करना, इतना बड़ा डिजिटल मैप नेटवर्क, बहुत साल लग जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा कुछ कर लेंगे जो मैप माई इंडिया करेंटली कर रही है, तो आपको बहुत सालों की इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी। मार्की कस्टमर्स हैं जिससे ये अपसेल और क्रॉस सेल कर सकते हैं। इवन HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे क्लाइंट्स भी मैप्स को यूज़ कर रहे हैं। इंक्रीजिंग न्यू ऑर्डर्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश जनरेटिंग बिजनेस मॉडल एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, ये हमने देख लिया, कंसिस्टेंट हैं कंपनी के नंबर्स। बिकमिंग अ की B2C प्लेयर विद डिफ्रेंशिएटेड मैप्स, यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन गूगल मैप्स के साथ डायरेक्टली है। तो जो मैप माई इंडिया है वो क्या कर रही है, उनकी एक मैपल ऐप है, वो आप यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह पे नेविगेशन तो कर ही सकते हैं, और इनके कुछ एसोसिएटेड IoT डिवाइसेस हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन आ जाता है गूगल मैप्स के साथ, और गूगल मैप्स तो एंड्रॉयड के साथ प्री इंस्टॉल्ड ही आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा। मैपल ऐप की रेटिंग्स अगर आप देखें ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे, तो वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी गूगल मैप्स की हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है कंपनी को इस सेगमेंट में प्रूव करके दिखाना होगा। फाउंडिंग टीम सपोर्टेड बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड है। इससे पहले मेरे व्यू पे आएँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। यूट्यूब इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और लोगों तक पहुंचाता है, और आपको भी इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस और दिखाता है। मोनोपोली बिजनेस है, अर्ली मूवर एडवांटेज है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स हैं। इन्होंने डिजिटल मैपिंग को 1995 में ही पायनियर किया था, तो बहुत सालों से ये इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किसी के लिए उस स्टेज तक पहुंच पाना जहां पे मैप माई इंडिया आज है,
बहुत साल लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स हैं। कोई रियल कंपटीशन नहीं है, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, पेटेंट्स इन्होंने लिए हुए हैं, रेवेन्यू इनका सब्सक्रिप्शन से आता है, रेगुलर कस्टमर्स हैं, रेगुलर कस्टमर्स के पास कोई चॉइस नहीं है ज़्यादा, और उसमें भी सब्सक्रिप्शन मॉडल में काम करते हैं। जैसे जैसे उनका यूजेज बढ़ता है, कुछ क्षेत्र में ये पर व्हीकल चार्ज करते हैं, कुछ क्षेत्र में ये पर यूज़र चार्ज करते हैं। तो जैसे जैसे वो कंपनी इनकी सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ करेगी, वैसे वैसे उनका जो बिलिंग है वो बढ़ती रहेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, इनके एबिटा मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हैं और ग्रोथ बहुत ही शानदार है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, और हमने देखा कि नए नए क्षेत्रों में भी इसकी एप्लीकेशन बढ़ती जा रही है। तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी की गाइडेंस भी 35 to 40% के CAGR की ग्रोथ की है, जो बहुत ही शानदार है। इनकी जो मैपल ऐप है वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है B2C सेगमेंट में। आप डेफिनेटली इसको डाउनलोड करके यूज़ कीजिएगा अपनी नेविगेशन के लिए। आपको डेफिनेटली फ्लाईओवर्स और अगर पैरेलल रोड है उसमें से कौन सी लेनी है, उसमें थोड़ा सा इजी रहता है। कंपनी लगातार इनोवेशन कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स भी ला रही है, और एक्विजिशंस जो इनऑर्गेनिक ये करती हैं वो भी बहुत स्मार्टली करी हैं। और उससे देखा है कि कंपनी के जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस हैं उससे कंपनी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिला है। तो इनके जो डिसीजंस रहे हैं एक्विजिशंस के, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही लीजिएगा। 2021 में गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दिया था मैपिंग सेक्टर को। इसका सीधा का सीधा फ़ायदा मैप माई इंडिया को मिला, क्योंकि उनको जो बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी अब नहीं लेनी पड़ती हैं। और एक एस्पेक्ट और हुआ इसमें कि गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को ग्रैन्युलर लेवल मैपिंग के लिए अलाउ नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल कंपनीज जैसे गूगल, अगर वो चाहे भी तो डायरेक्टली मैप माई इंडिया को हाई डेफिनेशन मैप्स पे compete नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैप माई इंडिया के पास ग्रैन्युलर लेवल मैपिंग अवेलेबल है। ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कनेक्टेड कार्स, GPS जैसे इमर्जिंग क्षेत्रों में मैप माई इंडिया को डायरेक्टली फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली कंपनी काम करती है, इसरो, नीति आयोग और मिनिस्ट्रीज़ के साथ। और ये एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने नए नए इनिशिएटिव लाती रहती है और उनको मैप्स की लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है। रिस्क देख लेते हैं। एक तो PE करेंटली 92 का हो गया है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है। गाइडेंस काफ़ी एग्रेसिव लग रही है, 35 to 40% CAGR की ग्रोथ। ये देखना होगा कि कंपनी इसको डिलीवर कर पाती है या नहीं। इसको रेगुलरली हर क्वार्टर रिजल्ट्स में ट्रैक करना होगा। कंपनी को अपना जो मैप्स का डेटाबेस है वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहना पड़ता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। उसकी वजह से कंपनी को ये काम लगातार करते रहना पड़ता है, क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ मैप्स सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कंपनी के सक्सेस के लिए। रेटिंग अगर आप देखें मैपल ऐप की प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, वो इतनी अच्छी नहीं है। और नेविगेशन की सिर्फ बात करें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इनका डायरेक्ट कंपटीशन गूगल मैप्स के साथ है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। और कोई भी अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशन आती है जिसमें मान लीजिए फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ कर दिया जाता है, तो कंपनी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये भी एक रिस्क है कंपनी के लिए। बट ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कंपनी ग्रो करेगी ऐसा लग रहा है। अगर आपके पास ये स्टॉक है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा करके डिक्लाइंस पे ऐड कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।